नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेसविल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते थे, पिछली क्लास अपनी नदी तंत्र को लेके हो रही थी, भारत की नदियों को लेके हो रही थी। और भारत की नदियों को हमने बताया था कि भारत की नदियों को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक बताई थी कि हिमालयी नदियां, अर्थात जो नदियां हिमालय से निकलेंगी, और एक ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय नदियां होंगी। ठीक है ना। तो हमने दो टाइप से नदियों को बताया था, पर उसी में हिमालयी जो नदियां थी, हिमालयी नदियों को हम तीन भागों में बताए थे। एक बताया था गंगा तंत्र, एक बताया था ब्रह्मपुत्र तंत्र, और एक बताया था सिंधु तंत्र। तो उसी में आज हम स्टार्ट करेंगे गंगा तंत्र। ओके, चलिए भाई। तो गंगा तंत्र के बारे में यदि हम बात करें तो गंगा तंत्र में पढ़ेंगे बच्चा क्या, कि गंगा तंत्र में पढ़ेंगे क्या दोस्त, तो गंगा तंत्र में पढ़ेंगे प्रॉपर। पहले तो मैं गंगा नदी को पढ़ूंगा, ठीक है ना। गंगा नदी के बारे में एक छोटी से छोटी चीज से लेके मैं बड़ी से बड़ी चीज तक आपको बताने वाला हूं। इसके बाद मैं उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं उनकी जो उप सहायक नदियां हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा तंत्र। तो आप गंगा तंत्र के बारे में तो तैयार हो जाइए बच्चों, आज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसा कि हम बताते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस क्लास को पढ़ के। और मैं पढ़ाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बस एक काम किया करिए कि जितना भी, अब जो भी वीडियो आप देखें, हमारे चैनल से जो भी वीडियो शेयर किया जाए, जिस वीडियो को भी आप देखें उसको उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे सक्सेसविल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, गंगा तंत्र। तो हम गंगा तंत्र को पढ़ेंगे। तो गंगा तंत्र को हम यदि पढ़ें, गंगा तंत्र को यदि हम बात करें गंगा तंत्र की, तो समझना सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गंगा बनी कैसे, गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। यदि मैं ये बात करूं तो समझो, यदि मैं छोटी कुछ चीजें हैं वो समझ लो पहले, कि यदि गंगा की लंबाई की बात करें बच्चा, तो समझ लेना मेरे दोस्त कि गंगा की जो लंबाई होती है वो लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी मतलब कितना बहती है, कितनी लंबाई है, तो आप कहोगे गंगा नदी की सर लंबाई है 2525 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गंगा कितनी है, 2525 किलोमीटर पूरे। कहां कहां बहती है तो ये आपको बताए। देखो गंगा नदी, यदि मैं बात करूं कि गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, ठीक है ना मेरे दोस्त, कि गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो सबसे पहले समझना कि गंगा नदी सबसे पहले कहां बहती, सबसे पहले उद्गम होता है उसका उत्तराखंड से। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है ना। तो गंगा नदी उत्तराखंड से उद्गम होगा इसका। और गंगा नदी इसके बाद दूसरा कौन सा स्टेट होगा जहां जाएगी, तो दूसरा स्टेट होगा अपना उत्तर प्रदेश। कौन होगा मेरे दोस्त, अपना उत्तर प्रदेश होगा। तो गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ, उत्तराखंड से हुआ। इसके बाद गंगा नदी कहां पहुंची, यूपी पहुंची। और यूपी के बाद गंगा नदी कहां पहुंचती है, तो यूपी के बाद गंगा नदी पहुंचती है बिहार में। कहां बच्चा पहुंचती है, तो बिहार में पहुंचती है, ठीक है ना। तो यूपी के बाद गंगा नदी कहां पहुंचे, बिहार में। और बिहार के बाद मेरे दोस्त देखा जाए तो गंगा नदी थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करती है, ज्यादा नहीं यहाँ पे बहती है झारखंड में ज्यादा नहीं, लगभग 40 किलोमीटर की लंबाई में, लगभग 40 किलोमीटर लंबाई जो है वो झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करती है गंगा नदी, ठीक है ना। झारखंड राज्य में बहती। और अंततः गंगा नदी कहाँ बहती है, अंततः गंगा नदी प्रवेश कर देती है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर देती है मेरे दोस्त
तो आप क्या समझे कि यदि आपसे पूछे कि अब इसके बाद गंगा नदी कहाँ जाएगी, इसके बाद, तो इसके बाद गंगा नदी चली जाएगी कहाँ, बांग्लादेश में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश। और प्रॉपर बांग्लादेश क्या है मेरे दोस्त, तो ये एक कंट्री है, क्या है, ये एक देश है प्रॉपर। तो इसकी तो बात करेंगे नहीं, भारत के ये स्टेट है ना। तो आपसे यदि पूछा जाए मेरे दोस्त कि गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से बहती है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे मेरे दोस्त कि 1 2 3 4 5। आप आंसर देंगे कि गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। और आप सीक्वेंस याद रखना, कैसे 5 राज्य, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और अंततः जो है बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश कर जाती है। तो बाद में आपको, बाद में डायग्राम के सहित आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। मैंने बोला ना कि आपको बस क्या करना है, आपको खाली वीडियो देखना है, बहुत मन लगा के वीडियो देखना, ठीक है ना। हाँ, आप बस अच्छे से वीडियो देख लिया करिए, बाकी जितनी छोटी सी छोटी चीजें हैं सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब आपको बताएं भाई, गंगा आप पढ़ेंगे ना, तो गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, गंगा नदी निकलती कहां से है, गंगा बनती कैसे है, तो ये सारी हम बात करेंगे, ये सारी हम बात करेंगे मेरे दोस्त। तो अब समझो, अब थोड़ी बात समझना, अब बात समझना कि बात यदि हम करें गंगा नदी की, तो ये गंगा नदी बनेगी कैसे, इसको भी रख कर देते हैं। अब देखो गंगा नदी बनेगी कैसे, तो अब बात करते हैं। तो गंगा की मुख्य धारा जो है, गंगा की मुख्य धारा जो है, ये प्लेस मेरे दोस्त एक पड़ता है, ये एक प्लेस पड़ता है जो है, मैं बात करूं उत्तराखंड स्टेट होगा, क्या होगा, उत्तराखंड राज्य होगा। और उत्तराखंड राज्य में एक है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है, गंगोत्री, ठीक है ना। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से एक धारा निकलती। गंगोत्री ग्लेशियर में प्लेस कौन सा पड़ता है, तो प्लेस यहां पड़ता है मेरे दोस्त, प्लेस पड़ता है गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी की मुख्य धारा, ठीक है ना, गंगा नदी की मुख्य धारा यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी गंगा नदी की मुख्य धारा। तो वो कौन सी धारा है, वो कौन सी धारा है, तो बात समझेंगे हम, वो कौन सी धारा है, तो बात समझेंगे। इस धारा का नाम है, इस धारा का नाम है भागीरथी। क्या धारा है, कौन सी धारा है भाई, इस धारा का नाम है भागीरथी। तो हम क्या कहेंगे कि गंगा की जो मुख्य धारा है, गंगा की जो मुख्य धारा है वो कौन सी है, तो वो भागीरथी है। कौन सी, भागीरथी है। तो इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद यदि हम बात करें तो गोमुख का थोड़ी एक चीज और आप लोग समझ लीजिएगा। यदि आपसे पूछता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो आप आंसर क्या देते, कौन से राज्य से, राज्य पूछे तो आप कहोगे उत्तराखंड, ठीक है ना। ग्लेशियर पूछे तो आप क्या कहेंगे, गंगोत्री। यदि प्लेस पूछे गंगोत्री ग्लेशियर का कौन, गोमुख नामक स्थान से। लेकिन यदि मेरे दोस्त पूछ दिया उसने कि उत्तराखंड के कौन से जिले से गंगा का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के कौन से जिले से होता है, तब आप आंसर देंगे क्या, तब आप आंसर देंगे उत्तरकाशी जिला। क्या देंगे, उत्तरकाशी जिला, ठीक है ना। तो आप क्या समझे मेरे दोस्त कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कहा, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान पे जो ये प्लेस पड़ता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में प्लेस पड़ता है। और गंगा की मुख्य धारा का नाम क्या है, तो गंगा की मुख्य धारा का नाम है भागीरथी। तो गंगा किस नाम से निकलती है, गंगा किस नाम से निकलती है, तो भागीरथी नाम से निकलती। इतनी बात क्लियर हो गई ना,
इतनी बात क्लियर हो गई हो मेरे दोस्त। तो अब बात करेंगे यहीं पे उत्तराखंड में जब गंगा बनती कैसे है, गंगा किनसे मिलकर जब कौन सी दो धाराएं मिलती हैं तो गंगा कहलाती है, ये आपको बताएंगे। और उत्तराखंड में ही निर्माण होता है पंच प्रयाग का। किसका होता है? पंच प्रयाग। पंच मतलब पांच और प्रयाग मतलब जहां पे दो नदियों का संगम होता है उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो पंच प्रयाग आपको दिखाते हैं कि पंच प्रयाग कहां पे बनते हैं। तो बात समझना कि पंच प्रयाग कहां पे बनते हैं तो समझो। देखो भाई, तो ये एक यहां से धारा आएगी, यहां से एक धारा आएगी जिसका नाम है क्या? ये गंगा की मुख्य धारा है। ये कौन सी गंगा की मुख्य धारा है? इसका नाम है भागीरथी। इसका नाम क्या है? भागीरथी। ठीक है ना, ये भागीरथी हो गई, ये भागीरथी हो गई मेरे दोस्त, ये भागीरथी हो गई। और इधर से एक धारा आएगी, इधर से एक धारा आएगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे दोस्त, जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा मेरे दोस्त, इसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा नदी मेरे दोस्त यहां से निकलेगी और यहां पे ये दोनों नदियां मिल जाएंगी। यहां पे ये दोनों नदियां मिल जाएंगी मेरे दोस्त। ये अलकनंदा नदी जो है, ये अलकनंदा नदी जो मेरे दोस्त है, ये कहां से निकलेगी? तो बात याद रखना, अलकनंदा जो नदी निकलती है ये निकलती है आपकी, ठीक है ना, अलकनंदा हो गई, अलकनंदा नदी निकलेगी। एक यहाँ पे पहले एक समझो, यहाँ पे एक नदी निकलेगी मंदाकिनी। कौन सी निकलेगी? मंदाकिनी नदी। ये समझो, मंदाकिनी, ठीक है ना, ये मंदाकिनी नदी हो गई। मंदाकिनी नदी भी आएगी तो ये मंदाकिनी नदी ये भी किसमें मिल जाएगी? ये भी मिल जाएगी मेरे दोस्त, किसमें? ये भी मिल जाएगी अलकनंदा। बात समझना, यहां से मुख्य धारा कौन सी आ रही है? अलकनंदा आ रही है। कौन सी आ रही है? अलकनंदा मेरे दोस्त आ रही। ये धारा अलकनंदा आ रही, इधर से कौन ये मिल रही? मंदाकिनी मिल रही है। कौन सी मिल रही? मंदाकिनी। अब मंदाकिनी जो नदी मिल रही है, ठीक है ना, मंदाकिनी जो नदी मिल रही है ये कहां से निकलेगी? तो ये निकलेगी मेरे दोस्त, समझना, सुना होगा प्लेस ना कि केदारनाथ लोग जाते हैं ना, तो केदारनाथ, इसका जो उद्गम होता है मेरे दोस्त ये होता है केदारनाथ से। कहां से होता है? केदारनाथ से होता है। समझो, ये केदारनाथ से निकलेगी कौन सी? मंदाकिनी नदी। अलकनंदा कहां से निकलेगी? तो भाई एक प्लेस ये भी सुना होगा, बद्रीनाथ। कौन सा सुना होगा? बद्रीनाथ सुना होगा, ठीक है ना। तो ये बद्रीनाथ से निकले। देखो ये मुख्य धारा है तो इनका प्लेस जरूरी है कि उद्गम कहां से होता है। तो आप समझना कि भाई अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? बद्रीनाथ से होता है। मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो केदारनाथ से होता है। बात समझना। इसके बाद ये अलकनंदा मुख्य धारा मेरे दोस्त आ रही है, ये अलकनंदा मुख्य धारा आ रही है। तो इसके बाद एक धारा इसमें मेरे दोस्त यहां से आएगी, छोटी सी धारा है जिसके कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं धौली। क्या कहते हैं? धौली कहते हैं। धौली गंगा भी आ जाता है पेपर में और धौली भी आ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? धौली कहते हैं। ये धौली हो गई। इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद एक धारा आएगी, एक धारा आएगी। कौन सी? एक धारा आती है, ये भी छोटी सी धारा है जिसे आप कहते हो नंदाकिनी। कौन सी है? नंदाकिनी। तो एक बात मेरे दोस्त समझना, एक बात मेरे दोस्त समझना कि ये नंदाकिनी है और ये मंदाकिनी है। आप इसमें कंफ्यूज ना होना, ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, इतनी बात याद रखना आप लोग, ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूं मेरे दोस्त, अब यदि मैं बात करूं तो एक धारा आएगी यहां से और इस धारा का नाम क्या है मेरे दोस्त? इस धारा का नाम है सर क्या? पिंडार। क्या नाम है? पिंडार। तो बात समझना मेरे दोस्त, बात समझना। यहां से आपको क्या देखने को मिला कि देखो नदियां क्या, सबसे पहले इधर से मुख्य धारा कौन सी आ रही है? भागीरथी आ रही। भागीरथी के बारे में अभी हमने बताया कि ये जो गंगा की मुख्य धारा का नाम है भागीरथी सर, और ये जो है
कहां से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, और वहां पे ग्लेशियर पड़ता है, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर में छोटा सा प्लेस है गोमुख, तो गोमुख नामक स्थान से उद्गम होता है गंगा, अर्थात गंगा भाई मुख्य धारा भागीरथी है तो गंगा की ही ना, तो गंगा का उद्गम होता है। टोटल यदि लंबाई, अभी हमने बताया था कि टोटल लंबाई होती है मेरे दोस्त 2525 किलोमीटर होती है टोटल लंबाई गंगा की। इसके बाद मेरी बात समझना, अब समझो कि पंचप्रयाग कैसे बनते हैं, पंचप्रयाग कैसे बनते हैं मेरे दोस्त, तो समझो मेरी बात। अब देखो पंचप्रयाग कैसे, आप देखें कि इधर से मुख्य धारा ये भागीरथी आ रही है और इधर से मुख्य धारा अलकनंदा आ रही है। तो देखिए पहला यहाँ पे ये देखिए भाई, ये देखिए सर, ये यहाँ पे बनाना, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे कोई ये प्रयाग बना। प्रयाग का मतलब क्या अभी बताया था मैंने, प्रयाग का मतलब सर आपने बताया कि जहां पे दो धाराएं एक दूसरे से मिलती, संगम होता है, उस स्थान को हम प्रयाग कहते हैं। तो बात करें यहाँ पे पहला प्रयाग बनेगा अलकनंदा और भागीरथी, दूसरा क्या सर, ये भी प्रयाग बनेगा जहां पे मंदाकिनी सर और कौन मिल रही है, अलकनंदा मिल रही है, मंदाकिनी और अलकनंदा मिल रही है सर। क्या दूसरा प्रयाग बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे दोस्त। क्या सर तीसरा प्रयाग ये बनेगा जहां पे अलकनंदा और पिंडार नदियां मिल रही हैं, जहां पे अलकनंदा और पिंडार नदियां मिल रही हैं, क्या सर ये तीसरा प्रयाग बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा मेरे भैया। इसके बाद क्या सर जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा मुख्य धारा मिल रही है, क्या सर ये भी प्रयाग बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे भाई। क्या फिर पांचवा सर ये भी प्रयाग बनेगा, तो सर ये भी प्रयाग बनेगा कहां, जहां पे धौली और अलकनंदा मिल रही है। समझो ये वाली मुख्य धारा कौन सी आ रही है, ये आ रही है अलकनंदा, कौन आ रही है, अलकनंदा आ रही है। ये वाली कौन सी धारा आ रही है, ये भागीरथी। मुख्य यही दो धाराएं हैं, और जो ये इधर और ये मिल रही, ये क्या है, ये छोटी छोटी धाराएं हैं, मुख्य धारा नहीं। मुख्य धारा अलकनंदा और भागीरथी है मेरे दोस्त। बात क्लियर हो गई ना, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। अब आपको बताइए पंच प्रयाग है क्या, आप समझ गए सर ये दो प्रयाग तीन, ये यही पंच प्रयाग कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, यही पंच प्रयाग कहलाते हैं। एक मिनट को रुकना, हाँ भाई, तो क्या यही जो है यही पंचप्रयाग बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब बात समझते हैं, ये पंचप्रयाग बनेंगे तो अब याद हम कैसे करेंगे, तो देखो जहां पे अलकनंदा और धौली, जहां पे अलकनंदा मेरे दोस्त और धौली मिल रही है, जहां पे अलकनंदा और धौली मिल रही है, इस प्रयाग को क्या कहते हैं, इस प्रयाग को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, तो इस प्रयाग को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं मेरे भाई। तो आपने क्या समझा कि सर जहां पे धौली और अलकनंदा नदी मिलती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। बात क्लियर हो गई ना। अब यदि हम बात करें कि दूसरा प्रयाग कौन, जहां पे नंदाकिनी और अलकनंदा मुख्य धारा आ रही ना, मुख्य धारा अलकनंदा ही चल रही, इसमें इधर से कौन सी नदी आई, इसमें आ गई सर नंदाकिनी। कौन सी आ गई, नंदाकिनी आ गई। तो नंदाकिनी जहां पे मिली, देखो ना नंदाकिनी, नंदाकिनी से याद कर लेना नंद, ठीक है ना। तो इस प्रयाग को क्या कहते हैं, इस प्रयाग को मेरे भाई कहते हैं क्या, इस प्रयाग को कहते हैं दोस्त नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं। तो इस वाले प्रयाग को मेरे दोस्त कहते हैं नंद प्रयाग। किस नाम से कहते हैं, नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना। यदि मैं बात करूं आगे कि मुख्य धारा तो अलकनंदा ही सर है, इसमें आती है पिंडार, तो इसको सर कैसे बताएंगे कि पिंडार कैसे कहां पे मिलती है,
बिल्कुल आसान है। कैसे भाई, पिंडार से याद कर लो पिंड, क्या याद कर लोगे, पिंड। और सर पिंडों का क्या किया जाता है, दान किया जाता है पिंडों का। और दानी सबसे कौन था भाई, कर्ण था भाई, कौन था, कर्ण। तो इस वाले प्रयाग को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, तो इस वाले प्रयाग को कहेंगे कर्ण प्रयाग कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग। तो भाई ये कर्ण प्रयागों के कितने आप प्रयाग समझ चुके हो मेरे दोस्त, भाई कितने समझ चुके हो कि सर अलकनंदा और धौली जहां पे मिलती है विष्णु प्रयाग हो गई। सर नंदाकिनी से नंद आपने बताया, नंद प्रयाग हो गए अलकनंदा में नंदाकिनी। आपने बताया पिंडार से पिंड कर लो, तो पिंडार कौन भाई, पिंडों का दान कौन, दानी कौन, कर्ण प्रयाग। तो भाई कर्ण है तो कर्ण प्रयाग हो गया। इसके बाद भाई आ जाते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा, सर इसको कैसे याद करेंगे, तो भाई पढ़ा। अब हमको ये भूल जाएंगे इधर का उधर, नहीं भूलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, समझो। मंदाकिनी, मंदाकिनी को कैसे याद करोगे, मंदाकिनी में ऐसे याद कर लो यार, देखो मंदाकिनी किसका रूप है भाई, मंदाकिनी किसका पर्याय है, तो यदि बात करें मंदाकिनी तो दुर्गा जी का पर्याय आता है भाई मंदाकिनी, ठीक है ना। मंदाकिनी बोल देते हैं, सब माताओं के ही पर्याय हैं। और आपको पता है कि जो माताएं हैं ना, ये भाई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, जितनी माताएं हैं। तो भाई जब गुस्सा हो जाती है, गुस्से को क्या बोलते हैं, तो भाई कि रौद्र रूप धारण कर लिया ना, दुर्गा जी का कैसा रूप देखते हो, रौद्र रूप। तो रौद्र से क्या याद कर लोगे, तो रौद्र से मेरे भाई याद कर लोगे कि ये कौन सा प्रयाग है, ये मेरे भाई रुद्र प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है, रुद्र प्रयाग। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। देखो ये रुद्र प्रयाग आपको पता चल गया। अब यदि हम आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े तो देखा कि सर ये मुख्य धारा अलकनंदा चलती चली आई। मुख्य धारा कौन सी है, अलकनंदा। और सर इधर से मुख्य धारा आ गई भागीरथी। अच्छा एक चीज बताओ कि अलकनंदा और भागीरथी ये देवी देवताओं जैसे रूप नहीं लग रहे हैं कि देवियों जैसे नाम। तो भाई एक चीज बताओ, देवी देवता कहाँ रहते हैं भाई, देवलोक में रहते हैं ना। देवी देवता कहाँ रहते हैं, देवलोक में, ठीक है ना। तो भाई देव से क्या याद कर लोगे भाई, इसको हम कर लेंगे देव प्रयाग। क्या कर लेंगे, देव प्रयाग। तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पंच प्रयाग एकदम बेहतरीन तरीके से आ गए होंगे समझ में। कैसे आ गए होंगे, देखो एक बार फिर से समझो कि सर यहां से भागीरथी मुख्य धारा निकली, इधर से अलकनंदा निकली। भागीरथी कहां से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, ठीक है ना, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से। ये अलकनंदा कहां से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है। ये आ गई मुख्य धारा, जहां पे ये दोनों धाराएं मुख्य धाराएं मिलती है उसको क्या कहते हैं भाई, देवी देवता कौन कहां मिलते हैं, देवप्रयाग में सर। इसके बाद सर ये मंदाकिनी एक धारा है और वो अलकनंदा में मिलती है। कि मंदाकिनी निकलती कहां से है, तो केदारनाथ से निकलती। कहां से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है भाई। तो केदारनाथ से जब निकलती है तो ये मंदाकिनी किसका, दुर्गा जी का रूप है, रौद्र रूप। तो रुद्र प्रयाग हो गया ना। इसके बाद भाई पिंडार, पिंडार से पिंड, पिंड कौन, दानी कौन, कर्ण। तो भाई कर्ण प्रयाग हो गया। इसके बाद भाई नंदाकिनी, नंदाकिनी से नंद प्रयाग। और इसके बाद बच्चा कौन, धौली, धौली से विष्णु प्रयाग। बात हो गई क्लियर ना। तो ये पंच प्रयाग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं भाई। तो अब हम टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते। अब देखो जब ये दोनों धाराएं मेरे दोस्त, जब ये अलकनंदा और भागीरथी मिल गई, तो अब जब ये धारा आगे बढ़ेगी, जब ये धारा अब आगे बढ़ेगी तो ये मेरे दोस्त क्या है, तो ये बन गई अब क्या, तो मेरे दोस्त ये बन गई गंगा। क्या बन गई, गंगा बन। तो अब गंगा, ये अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये धारा बन गई गंगा। गंगा कब कहलाती है, तो गंगा कहलाती है कब, जब अलकनंदा ये मुख्य धारा और भागीरथी ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलती हैं। और देवप्रयाग के आगे इस धारा को क्या कहते हैं, संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जानते हैं। बात हो गई क्लियर ना। अब भाई इतनी बात, तो अब गंगा को ही तुम पढ़ रहे थे, अब इसी के आगे हम मेरे दोस्त पढ़ेंगे, इसी के आगे पढ़ेंगे। तो बात करते आगे, तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब तो समझो, अब हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, अब हम लोग गंगा नदी पढ़ चुके हैं कि भाई गंगा बना दिए ना। अब गंगा को आगे पढ़ेंगे। तो बात करें गंगा की, यदि हम बात करें गंगा की तो समझना, बात करें गंगा की तो समझना।
भाई गंगा बन गई, तो गंगा ये यहां से आगे बढ़ी, यहां से निकली भाई आगे, यहां से बढ़ी। ये क्यों, कौन सी धारा है भाई, ये है गंगा। कहां से, उसी के आगे भाई, ठीक है ना, देवप्रयाग के आगे से। जैसे ही धारा आगे गंगा बढ़ती है, जैसे ही धारा आगे बढ़ती है गंगा, यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है जिसे कहते हैं समझना, यहां से जैसे ही, ये कौन है भाई, तो ये है गंगा। कौन है, ये गंगा, ठीक है ना। और गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ पे एक प्लेस पड़ता है जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं ऋषिकेश। क्या कहते हैं, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश, गंगा उसके आगे भाई, जैसे ही अब देवप्रयाग के आगे बढ़ी, तो भाई उत्तराखंड का ही प्लेस है कौन, ऋषिकेश। आप लोग जाते हो ना, हरिद्वार जाते हो, हरिद्वार के आगे जस्ट पड़ता है ऋषिकेश। और ऋषिकेश में एक बहुत ही सुंदर चीज है भाई देखने वाली, जो बड़ी फेमस है, लक्ष्मण झूला। सुना होगा, ठीक है ना, कि लक्ष्मण झूला कहाँ है, तो आप कहेंगे लक्ष्मण झूला सर कहाँ है, तो ऋषिकेश में है। यदि मैं बात देखो, अकॉर्डिंग टू पेपर ही जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं पेपर के दृष्टिकोण से, वही सब कुछ हम बताएंगे। पूरी कहानी नहीं आपको समझाना है, ठीक है ना। बच्चे नहीं हो कि आपको गंगा पूरी बहाते दिखाएं, ठीक है ना। आपका पेपर सही होना चाहिए, आप क्वेश्चन कर लें, बस इतनी बात तो समझे। ऋषिकेश के जैसे ही आगे मेरे दोस्त बढ़े, ऋषिकेश के आगे जैसे दोस्त बढ़े, हम यहाँ पहुंचे, आगे प्लेस पड़ा कौन, तो आगे प्लेस पड़ा हरिद्वार। कौन सा पड़ा, हरिद्वार पड़ा। अब हरिद्वार पे थोड़ी देर हम रुकेंगे भाई। यहाँ पे लक्ष्मण झूला, राम झूला वगैरह है ऋषिकेश में। हरिद्वार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, तो हरिद्वार से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे दोस्त, तो यहां से क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, फ्लैट में कहां पे आती भाई। गंगा नदी, बात समझना, अभी गंगा नदी जो था, अभी गंगा नदी कहां बह रही थी, अभी गंगा नदी कहां बह रही थी, तो मैं बात करूं तो अभी गंगा नदी बह रही थी पहाड़ों पे। कहां बह रही थी, पहाड़ों पे बह रही थी भाई, ऊपर नीचे इधर उधर, ये जिग-जैग इधर उधर कर रही थी, ठीक है ना। अभी तक गंगा नदी पहाड़ों पे बह रही थी, लेकिन अब गंगा नदी कहां बहेगी, अब गंगा नदी एक फ्लैट में बहेगी। कहां बहेगी, अब गंगा नदी हमारी फ्लैट में बहती हुई चली जाएगी, एकदम कैसे फ्लैट में, समानांतर जो नहीं, जमीन पे एकदम, ठीक है ना। तो भाई यदि आपसे पूछा जाए मैदानी भाग में गंगा नदी कहां से, किस जगह से मैदानी भाग में गंगा नदी प्रवेश करती है, तो आप याद रखना कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो आप कहोगे कि हरिद्वार। यहां से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कैसे, मैदानी। जैसे आपसे पूछे कि बताइए कि गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश, ठीक है ना, तो आप तुरंत आंसर देंगे क्या, कि हरिद्वार नामक स्थान से, ठीक है ना, हरिद्वार नामक स्थान से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इतनी बात याद रखना। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो आप आंसर देंगे हरिद्वार। बात क्लियर है ना। अब इसके बाद मेरे दोस्त हम आगे बात करें, तो उससे पहले कुछ समझ लो। जैसे ये हमने देखा कि हरिद्वार लिखा है, बात समझना, तो इसमें जो है, इसमें एक आपने देखा होगा ये द्वार वर्ड जो है, द्वार, और एक भाई हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में, और एक वर्ड सुना होगा दून, ठीक है ना। दून और द्वार, यदि ये आपसे पूछ दे कि दून और द्वार क्या है, तो आप कह देना सुंदर घास की घाटियां हैं। क्या है, ये सुंदर घाटियां हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पश्चिम उत्तराखंड में, ठीक है ना, जिन्हें उत्तराखंड में पश्चिम में क्या कहते हैं भाई, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। बात क्लियर है कि नहीं है मेरे दोस्त, बताओ भाई। जिन्हें पश्चिम में दून, वो पूर्व में, पश्चिम में द्वार और पूर्व में
जिन्हें पश्चिम में हम क्या कहते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पश्चिम में दून कहा जाता है इनको, और इनको पूर्व में द्वार कहा जाता है। ये क्या है भाई, तो घाटियां। अब घाटियां यार क्या होती हैं, घाटियां क्या होती हैं, तो सर समझे, ये मान लो कि ये दो चोटियां हैं, ये दो चोटी है, ठीक है ना, ये दो चोटी कोई हो गई, पहाड़ी है चोटी, तो भाई जो ये बीच में आके है ना यू आकार की जो ये होती है घाटी। जो दो चोटियों के बीच का जो गैप होता है स्पेस, यू आकार, तो घाटियां कैसे होती हैं, यू आकार की होती है मेरे दोस्त। तो इन्हीं को उत्तराखंड में पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, और पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, और उन्हीं में से एक हमारा है कौन, हरिद्वार है। तो बात समझे कि नहीं समझे, द्वार का मतलब क्या होता है, देहरादून, जैसे देहरादून सुनो ना, तो दून क्या, देहरादून एक घाटी वादी, घाटी में स्थित है, वादी है, बढ़िया एकदम टहलने वाली टूरिज्म प्लेस है। और क्या करती है भाई, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़िया इसको क्या करती है भाई, टूरिज्म के लिए विकसित करती है, और अच्छा खासा यहाँ से टैक्स जो आप जाते हो ना टिकट ले तो मनोरंजन कर के रूप में क्या करती है भाई, आपसे अदा करवाती है। इतनी बात याद रखना। अब भाई ये घाटियां, तो यहाँ पे भाई सुंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे घासें हो जाती, उग जाती हैं, घासें हो जाती हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे भाई सुंदर एकदम घासें हैं, तो सुंदर एकदम पेड़ होते हैं, आराम से हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो घाटी होती है ऐसी है। थोड़ी एक बात और समझ लेना मेरे दोस्त, एक बात और समझ लेना, एक बात और समझ लो, क्या समझोगे, एक बात ये समझ लेना कि जैसे ये दून और द्वार है, ये हम अभी हिमालय जब आपको पढ़ाएंगे तब सब बताएंगे, हिमालय पढ़ाने में सब कुछ बताएंगे। जैसे हिमालय, भाई हिमालय की हम बात करें तो आपको पता है बहुत अच्छे से, आपको पता है बहुत अच्छे से, जो हिमालय है यदि हम हिमालय की बात करें मेरे दोस्त तो समझना, एक ये श्रेणी जाती है, हिमालय जो है 3 भागों में बटा होता है, ठीक है ना, एक ये श्रेणी होती है, एक ये श्रेणी जाती है, और एक ये श्रेणी, 3 भागों में होता है हिमालय, ठीक है ना, 3 भागों में हिमालय कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। जो ये ऊपर वाली श्रेणी होती है इसे कहते हैं बृहद हिमालय। क्या कहते हैं, बृहद, इसे कहते हैं बृहद हिमालय। जो बीच वाला है मेरे दोस्त ये कहलाता है लघु या मध्य हिमालय। क्या कहलाता है, लघु या मध्य हिमालय कहलाता है। और जो नीचे वाली आती श्रेणी इसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी। तो बात समझना मेरे दोस्त, जो ये बृहद हिमालय है, ठीक है ना, बृहद हिमालय जो ये है, बृहद हिमालय की हम बात करें, बृहद हिमालय, तो इसकी हम बात करें तो एक चीज समझना, यदि बृहद हिमालय की हम बात करें कि बृहद हिमालय पे आपको पता है कि वर्ष भर जो ये श्रेणी है बृहद हिमालय, भाई विश्व की जो अधिकांश ऊंची चोटियां हैं, अधिकांश मैं क्या कह दूं कि टॉप 10, जो टॉप 10 ऊंची चोटियां हैं विश्व की, वो कौन सी श्रेणी में आती हैं, तो आप कहोगे बृहद हिमालय में। क्योंकि यहाँ की अधिकांश चोटियां जो हैं, ठीक है ना, अधिकांश चोटियां जो हैं वो भाई सारी की सारी ऊंची, जैसे मैं बात करूं, कोई भी बात कर लो, जैसे मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे आपको एक मिलती है नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे मिलती है कंचनजंगा, यहाँ पे नेपाल में मसालू, मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर इसके बाद आ जाओ नंदा देवी, ये नंदा देवी, इसके बाद भाई गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी यहाँ की ऊंची चोटियां, ये सब किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, बृहद हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। बात क्लियर है ना। तो ये सारी की सारी ऊंची चोटियां किस हिमालय, बृहद हिमालय। यहाँ पे वर्ष भर क्या होता है, बर्फ भैया पड़ी रहती है, वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि वनस्पतियों की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, तो ना के बराबर होते हैं, मतलब कम संख्या में होते हैं, और जो वनस्पतियां होती हैं वो भी छोटी होती हैं।
तो ये समझना, ये तो वर्ष भर ढका रहता है बर्फ से। लेकिन जो मेरे दोस्त, लेकिन जो ये बात करें ये लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय श्रेणी, यहां पे जो ठंडी का सीजन जब होता है तो ठंडी के सीजन में यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे बर्फ जाती है पिघल, और जब बर्फ पिघल जाती है मेरे दोस्त, तो बर्फ के बाद, बर्फ पिघलने के बाद यहाँ पे सुंदर मुलायम घास के मैदान बना हो जाते हैं। एक्चुअली क्या भाई, बर्फ पिघल गई, वहां पे बहुत मुलायम मुलायम घास निकलती है, और उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या कर देती, उनको टूरिज्म प्लेस के रूप में विकसित कर देती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा, यही हम इसलिए क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि ये द्वार जो वर्ड है ना, ये इसी से जुड़ा हुआ है। शिवालिक श्रेणी में आते हैं दून और द्वार, ऐसे ही हमारे लघु या मध्य हिमालय में क्या आते हैं, तो इन्हें कश्मीर में, ठीक है ना, इन्हें कश्मीर में जो यही सुंदर मुलायम घास के मैदान जो कि बर्फ के पिघलने के बाद बनते हैं, इन्हें कश्मीर में बेटा, कश्मीर में इन्हें कहते हैं मर्ग। किस नाम से जानते हैं, मर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछे मर्ग क्या है, तो आप कहोगे घास के मैदान है। मर्ग क्या है, कश्मीर के घास के मैदान, घास के मैदानों को हम मर्ग के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है सोनमर्ग, गुलमर्ग। आप जाना कभी कश्मीर की वादियों में, ठीक है ना, सोनमर्ग, गुलमर्ग प्लेस बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। तो बात करें मर्ग, आप समझ गए ना। ऐसे ही सेम लघु या मध्य हिमालय में उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं भाई, कश्मीर में तो इन घास के मैदानों को मर्ग के नाम से जानते हैं, तो उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को मेरे दोस्त बुग्याल और पयाल कहा जाता है, बुग्याल और पयाल कहा जाता है। तो कभी भी यदि पेपर में पूछ दे मेरे दोस्त कि बुग्याल और पयाल क्या है, बुग्याल और पयाल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेरे भाई कि बुग्याल और पयाल घास के मैदान हैं। कहाँ के हैं, तो आप कहेंगे सर उत्तराखंड के घास के मैदानों को हम बुग्याल या पयाल कहते हैं, जो कि लघु या मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है ना। ऐसे ही जो हमने बताया कि द्वार वर्ड जो ये है, द्वार वर्ड हरिद्वार में जो जुड़ा है, ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत घास के मैदान है जो कि उत्तराखंड में आते हैं। तो शिवाल देखो ऐसे पूछेगा आपसे कि शिवालिक श्रेणी में स्थित घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, तो उन्हें किस नाम से, कि भाई पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देहरादून, हरिद्वार, ठीक है ना। ये बात हो गई क्लियर। तो ये बात समझ गए होंगे हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छे से। चलो अब इसको हटाते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। चलो चलो तो हरिद्वार के बाद अब गंगा नदी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी भाई। अब गंगा नदी आगे बढ़ेगी। गंगा नदी अब आगे बढ़ी भाई, आगे कहां पहुंची, तो आगे एक प्लेस भाई देखो, आगे बहुत सारी जगह। अब यहाँ पे एक प्लेस आएगा, यहाँ पे एक प्लेस आएगा मेरे भाई, कौन, एक प्लेस आएगा जिसे आप कहते हो बिजनौर। एक मार्कर चेंज कर ले तो आपको अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे भाई, हाँ, तो ये प्लेस जो पहुंचे ना, ये प्लेस पड़ेगा बिजनौर। क्या पड़ेगा, बिजनौर, इसे कहते हैं बिजनौर, ठीक है ना। अब बिजनौर की यदि हम बात करें तो बिजनौर से क्वेश्चन क्या बनेगा, बिजनौर से मेरे दोस्त क्वेश्चन बनेगा कि गंगा नदी, ठीक है ना। बिजनौर से क्वेश्चन क्या बनेगा कि गंगा नदी यूपी में कहां से प्रवेश करती है। अब गंगा नदी कहां पहुंच गई मेरे दोस्त, अब गंगा नदी आपकी पहुंच गई यूपी में। कहां पहुंच गई,
तो आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप कहोगे बिजनौर से प्रवेश करती है मेरे दोस्त। कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती। इतनी बात क्लियर हो गई ना। आप यहां पे एक चीज याद रखना कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भाई आपको सहारनपुर पढ़ा देते हैं और कुछ किताबों में भी सहारनपुर जिला लिखा है, लेकिन वो गलत है। याद रखना कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती, किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप कहेंगे बिजनौर जिले से। बिजनौर की यदि बात करें हम, तो बिजनौर के बाद आप याद रखना गंगा नदी आगे पहुंचेगी भाई बदायूं वगैरह, और बदायूं के पास एक पड़ता है बुलंदशहर। हम वही शहर लिख रहे हैं कि जहां से आपको कुछ न कुछ हम क्वेश्चन दे पाए, जहां से हम कोई न कोई क्वेश्चन आपको बता पाए। बुलंदशहर, तो बुलंदशहर याद रखना कि बुलंदशहर में अपने उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र स्थित है, जिसे आप कहते हो नरौरा परमाणु संयंत्र। कौन सा है? नरौरा परमाणु संयंत्र कहां है? तो आप कहोगे बुलंदशहर में। कहां है? बुलंदशहर। यहीं पे बदायूं वगैरह में भी है, ठीक है ना। बदायूं में से भी गंगा निकलती है, लेकिन वो बदायूं से कोई क्वेश्चन इतना पुटअप नहीं होता है। तो याद रखना कि बुलंदशहर में, तो बुलंदशहर से क्या रखो कि नरौरा परमाणु संयंत्र कहां है। यहां पे नोट करना चाहो नोट कर लेंगे। यहीं पे स्थित है क्या? यहीं पे स्थित है नरौरा परमाणु संयंत्र। कौन सा? नरौरा परमाणु संयंत्र, ठीक है ना। कहां स्थित है? तो आप कहेंगे बुलंदशहर में, ठीक है ना। बुलंदशहर के बाद यदि हम बात करें, बुलंदशहर के बाद गंगा कहां पहुंचेगी, तो बुलंदशहर के बाद गंगा आगे बढ़ती है, गंगा आगे बढ़ती है और पहुंचती है भाई कहां, तो बीच के प्लेस। देखो बीच के प्लेस हम आपको नहीं बताएंगे, बीच के प्लेस नहीं बताएंगे आपको, ठीक है ना। बीच में क्या, तो बीच में गंगा ने कहां पहुंचती, तो बीच में भाई पड़ता है, बीच में पड़ता है कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौज। अब फर्रुखाबाद भी पड़ेगा, फर्रुखाबाद पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्रुखाबाद छोड़ देंगे और हम बताएंगे कन्नौज। क्या बताएंगे? अब गंगा नदी कहां पहुंच गई, तो कन्नौज। कहां पहुंच गई? कन्नौज पहुंच गई मेरे दोस्त। तो कन्नौज से याद रखना, कन्नौज से क्या याद रखोगे कि भाई गंगा में कन्नौज में एक नदी आएगी, ज्वाइन करेगी आके, जो कि बनेगी गंगा की पहली सहायक नदी बनेगी। कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो नदी कन्नौज के पास गंगा नदी को ज्वाइन करेगी। और उस धारा का मेरे दोस्त नाम क्या है, तो मैं क्या ऐसे बना दूं, यहां पे ये कन्नौज है और ये भी धारा कहां से निकलेगी, ये भी उत्तराखंड से निकलेगी। कहां से निकलेगी बाद में बताएंगे, सारी सहायक नदियों को हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। ये भी उत्तराखंड से निकलेगी और इसका नाम क्या है मेरे दोस्त, इसका नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा नदी, ठीक है ना। तो रामगंगा नदी है, तो क्या समझे कि गंगा की पहली सहायक नदी कौन है भैया, रामगंगा है। और रामगंगा कहां गंगा को ज्वाइन करती है, कहां गंगा को ज्वाइन करती है, तो कन्नौज के समीप ज्वाइन करती है। कहां से ज्वाइन करती है? कन्नौज के समीप ज्वाइन करती है आके रामगंगा नदी। इतनी बात क्लियर है। अब रामगंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। वो बात बाद में करेंगे। रामगंगा से क्वेश्चन याद आ गया कि करंट में जैसे आप एक नेशनल पार्क पढ़ते उत्तराखंड में है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुने हैं ना, कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट, और इसी के साथ में भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बना, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व बना जिम कॉर्बेट, और जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था, तो आपको पता है हैली नेशनल पार्क, बाद में इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो याद रखना रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम बदल कर दिया गया है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट कहां स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। रामगंगा नदी है, वही नदी है, याद रखना। महत्वपूर्ण एक शहर है बरेली। बरेली शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो बरेली शहर याद रखना, बरेली शहर जो है रामगंगा नदी के तट पर बसा है। और रामगंगा नदी, एक चीज और याद रखना, सोन नदी और रामगंगा नदी की जो बालू है, इसकी बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के, ठीक है ना, गोल्ड के, सोने के कण पाए जाते हैं इसी नदी के बालू में। तो आगे पढ़ते कन्नौज के आगे बात करें, तो कन्नौज के आगे बस आज हम यही कानपुर तक गंगा नदी को ले चलेंगे, इसके बाद आगे नहीं बढ़ाएंगे।
इसके बाद अगली क्लास में, ठीक है ना भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद मैं बात करूं तो कन्नौज के बाद प्लेस पड़ेगा कानपुर। कहां? कानपुर। भाई अपना कानपुर है, कानपुर से जुड़ा हुआ ही अपना क्या है? उन्नाव है। तो जहां हम लोग इस समय हैं, तो भाई याद रखना गंगा नदी कानपुर, लेकिन भाई ऐसी जगह पे है, ऐसी जगह पे है जो गंगा के लिए भाई बड़ा ही कुछ हम कह नहीं सकते, गंगा के लिए बहुत ही थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि अच्छे टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जैसे पूछा जाता कि गंगा नदी सबसे ज्यादा किस शहर में प्रदूषित होती है, तो भाई अपना कानपुर। कौन सा? अपना कानपुर। देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है यहां से कि गंगा नदी सबसे ज्यादा किस शहर के पास प्रदूषित होती है, तो आप कहोगे कानपुर। लेकिन जब आपसे रेंज पूछे वो कि कहां से लेकर कहां तक, तब मेरे दोस्त आप बताओगे कि कन्नौज से लेकर, कहां से? कन्नौज से लेकर और वाराणसी तक गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, ठीक है ना। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा कहां प्रदूषित है, तो आप कहोगे प्रॉपर शहर पूछे तो आप कानपुर टिक करेंगे, सबसे ज्यादा प्रदूषण यही है, ठीक है ना। लेकिन यदि वो रेंज पूछता है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे क्या? कन्नौज से लेकर बनारस के बीच जो गंगा है, ये भाई सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है। भाई कन्नौज किसने? टेनरी के लिए जाना जाता है भाई, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। तो भाई इसीलिए, सॉरी कन्नौज ने, कानपुर, ठीक है ना। तो आज के लिए जो क्लास है हम यहीं तक पे रखते हैं, और आप लोगों से फिर भाई वही बात हम कि भाई जो भी सेशन देखा करिए आप उसे ज्यादा से ज्यादा कम से कम लाइक तो कर दिया करिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, ना अच्छा लगे तो कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करिए, ठीक है ना। कम से कम पता तो चले कि आपको अच्छा नहीं लगा, फिर हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो भाई ये अच्छा लगा करे तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।